पेलोपोनेशियन वॉर, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में सबसे बड़ा रोल किसी सेना या किसी खास हथियार का नहीं, बल्कि एक चंद्र ग्रहण का था। चंद्र ग्रहण, जिसका पृथ्वी पर चल रहे जीवन से कोई डायरेक्ट रिलेशन होता भी नहीं। उसकी वजह से एथेंस को न सिर्फ इस वॉर में हार का सामना करना पड़ा, बल्कि उसका पूरा साम्राज्य ही खत्म कर दिया गया। क्या है दुनिया के पहले सबसे बड़े युद्ध पेलोपोनेशियन वॉर की पूरी कहानी? किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया था ये युद्ध? युद्ध की वजह क्या थी? युद्ध कितने साल तक चला और अंत में इसका अंजाम क्या हुआ? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं पेलोपोनेशियन वॉर की पूरी कहानी। द पेलोपोनेशियन वॉर 431 बीसी से 404 बीसी के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध मेनली एथेंस और स्पार्टा के बीच लड़ा गया था। ये दोनों ही एंशिएंट ग्रीस के दो एक्सट्रीमली पावरफुल स्टेट्स थे। पेलोपोनेशियन वॉर में एथेंस और स्पार्टा दोनों ही एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए थे, लेकिन इस वॉर के शुरू होने से कुछ साल पहले तक ये दोनों एक दूसरे के साथ थे। इनफैक्ट एक ही झंडे तले इन दोनों देशों की सेना युद्ध भी लड़ रही थी। जिस दौर में एथेंस और स्पार्टा ग्रीक वर्ल्ड के सुपर पावर बने हुए थे, उसी दौर में पर्शियन एम्पायर भी अपने शिखर पर था। ग्रीस पर कब्जा करने के लिए पर्शियन एम्पायर के द्वारा कई हमले किए गए, जो कि बाद के सालों में एक युद्ध के रूप में बदल गया। पर्शियन एम्पायर और ग्रीक वर्ल्ड के बीच ये युद्ध 499 बीसी से 449 बीसी तक चलता रहा। किसी भी ग्रीक स्टेट्स के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अकेले पर्शियन एम्पायर का मुकाबला कर सके। अपनी कमजोरी समझते हुए इन लोगों ने अलायंस बनाना शुरू किया। मोस्ट पावरफुल ग्रीक स्टेट एथेंस ने इसकी पहल की और अपने साथ छोटे छोटे सिटीज और स्टेट्स को जोड़ना शुरू किया। इन सभी को एक झंडे के तले लाने के लिए एथेंस ने 478 बीसी में डिलाइन लीग की स्थापना की, जो कि बेसिकली सभी ग्रीक स्टेट्स के बीच मिलिट्री अलायंस था। कुछ ही समय के अंदर डिलाइन लीग में 150 से 200 सिटीज और स्टेट्स शामिल हो गए। एथेंस की तरह ही स्पार्टा भी उस समय ग्रीक वर्ल्ड का पावरफुल स्टेट था। एथेंस ने जिस तरीके से डिलायंस लीग की स्थापना की थी, स्पार्टा वैसा ही लीग 550 बीसी में ही स्थापित कर चुका था। स्पार्टा के लीडरशिप में बनाए गए इस लीग का नाम पेलोपोनेशियन लीग था। पर्शियन एम्पायर से पूरे ग्रीक वर्ल्ड को खतरा था, जिसे देखते हुए स्पार्टा ने अपने पेलोपोनेशियन लीग के साथ पर्शियन वॉर में डिलाइन लीग का साथ देने का फैसला किया। इस तरह से इन सभी के साथ मिलकर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ युद्ध करके उन्हें हराया और अपनी ताकत को साबित किया। इस युद्ध के खत्म होने के बाद स्पार्टा को लगा, हमने डिलाइन लीग का साथ दिया है, इसलिए अब हम सभी एक साथ मिलकर रह सकते हैं। इस यूनिटी को कंटिन्यू रखने के लिए स्पार्टा ने कोशिश भी की। युद्ध के बाद अब एथेंस अपने शहर के चारों ओर एक मजबूत ऊंची दीवार का निर्माण कर रहा था। तब स्पार्टा ने अपना एक एम्बेसडर भेजकर एथेंस को ये दीवार खड़ी करने से मना किया, लेकिन एथेंस ने स्पार्टा के विरोध के बावजूद मजबूत दीवार खड़ी कर ली। इतिहासकार इस घटना को एथेंस और स्पार्टा के बीच की पहली दरार मानते हैं। उसके बाद एक और घटना हुई, जिसने इन दोनों के बीच की दरार को और गहरा कर दिया। स्पार्टा में खेतीबाड़ी करने वाले मजदूर वर्ग ने विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह को शांत करने के लिए स्पार्टा ने एथेंस के समेत अपने सभी साथियों से मदद मांगी। स्पार्टा की मदद के लिए एथेंस ने लगभग 4000 सैनिक भेजे, लेकिन इन सैनिक के स्पार्टा पहुंचते ही उन्हें वहां से निकल जाने का फरमान सुना दिया गया, जबकि बाकी एलाइज के सैनिकों को पूरी सुविधा के साथ रुकने की जगह दी गई। स्पार्टा ने एथेंस के सैनिकों के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि शायद एथेंस के सैनिक विद्रोहियों का साथ देकर स्पार्टा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। एथेंस ने इसे अपनी बेइज्जती माना और इन दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ता गया। ये मनमुटाव खुलकर सामने तब
आया जब 459 बीसी में स्पार्टन अलायंस मेगारा और कोरिंथ में लड़ाई शुरू हो गई। ये दोनों एथेंस के नेबर्स थे। एथेंस ने इस बात का फायदा उठाया और मेगारा का साथ देते हुए कोरिंथ के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। एलाइस होने की वजह से स्पार्टा कोरिंथ का साथ देने के लिए आ गया और यहाँ पहली बार एथेंस और स्पार्टा के बीच आमने सामने की लड़ाई हुई। दोनों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट लगभग 15 सालों तक चलता रहा। इस युद्ध को फर्स्ट पेलोपोनेसियन वॉर के नाम से जाना जाता है। 446 बीसी में 30 इयर्स पीस ट्रीटी के साथ ये युद्ध समाप्त हो गया। एथेंस और स्पार्टा के बीच तो पीस ट्रीटी साइन हो गया, लेकिन खुद एथेंस के डिलाइन लीग में अशांति फैलने लगी। इनिशियली डिलाइन लीग एक मिलिट्री अलायंस था, लेकिन धीरे धीरे एथेंस इस लीग का बॉस बनने की कोशिश करने लगा। मेंबर्स से मनमाने टैक्स वसूले जाने लगे। एथेंस ने अपने फैसले को उन पर थोपना शुरू कर दिया और मेंबर्स के ऑटोनोमी को भी काफी हद तक कंट्रोल करने लगा। एथेंस की नेवी काफी स्ट्रांग थी और इस एरिया के सभी सी ट्रेड रूट्स पर उन्हीं का कंट्रोल था। अपनी ताकत को बढ़ाते हुए उन्होंने एलाइस को भी सी ट्रेड रूट्स का उपयोग करने से रोकना शुरू कर दिया। एथेंस की इस तानाशाही से डिलाइन लीग के मेंबर्स परेशान होने लगे और कई मेंबर्स ने लीग से निकलने का फैसला कर लिया। लेकिन ये एक ऐसा लीग था जिसमें शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन वहां से निकलने का कोई ऑप्शन नहीं था। डिलाइन लीग में एथेंस की बढ़ती तानाशाही की वजह से इसके कई मेंबर्स ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इन विद्रोह में एथेंस और स्पार्टा दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में शामिल होते रहे और इन दोनों के बीच का तनाव बढ़ता रहा। 432 बीसी में एथेंस ने मेगेरियन सिटीजन्स पर व्यापार प्रतिबंध लगा दिया, जो कि स्पार्टन एलाई थे। इस प्रतिबंध को मेगेरियन डिक्री के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिबंध की वजह से भी दोनों के बीच का तनाव और ज्यादा बढ़ा। कई जगहों पर इन दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद होने लगा। स्पार्टा और डिलाइन लीग के कई मेंबर्स एथेंस से इतने ज्यादा तंग आ चुके थे कि अब उन्हें एथेंस को रोकने का एक ही रास्ता नजर आ रहा था और वो था युद्ध। 431 बीसी में स्पार्टा के साथ पेलोपोनेसियन लीग के लगभग सभी मेंबर्स ने अपनी सेना इकट्ठा की और एथेंस के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। एथेंस और स्पार्टा दोनों के पास एक ही मजबूत सेना थी, लेकिन अंतर ये था कि स्पार्टा की सेना जमीन पर मजबूत थी तो वहीं एथेंस की सेना पानी में। स्पार्टा ने जमीन के रास्ते एथेंस को घेरने का प्लान बनाया तो वहीं दूसरी ओर एथेंस ने पानी के रास्ते इस घेराव से बचने का उपाय निकालना शुरू किया। स्पार्टा ने जमीन के रास्ते हमला करते हुए एथेंस की दीवार से बाहर की ज्यादातर जमीन पर नियंत्रण हासिल भी कर लिया, लेकिन एथेंस के दीवार के अंदर आना उनके लिए असंभव था। एथेंस की पूरी ताकत दीवार के अंदर ही थी और अंदर से ही उसके पास समंदर तक जाने का रास्ता भी था। तो स्पार्टा के जमीनी हमले का एथेंस के ऊपर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ा। स्पार्टा की सेना लगभग 1 साल तक एथेंस का घेराव करती रही। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच छोटी मोटी लड़ाई भी होती रही, लेकिन कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। इसी बीच 430 बीसी में एथेंस में प्लेग फैल गया। इस महामारी में लगभग 30,000 लोग मारे गए। एथेंस का राजा पेरिकल्स और उसके बेटे भी मारे गए। इस मोमेंट पर एथेंस काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन महामारी के डर से स्पार्टा ने उन पर हमला नहीं किया और वो लोग भी वहां से वापस अपने इलाके में लौट गए। स्पार्टा के वापस जाने के बाद एथेंस में स्पार्टा के खिलाफ युद्ध की मांग उठने लगी। नए लीडर क्लियन ने डेमोस्थेनेस के नेतृत्व में एक ताकतवर फौज तैयार करके स्पार्टा के कोस्टल एलाइज पर हमला करना शुरू कर दिया। 425 बीसी में बैटल ऑफ पाइलोस और फिर बैटल ऑफ स्पेक्टेरिया में एथेंस ने स्पार्टा को हरा दिया। एथेंस के इस हमले का जवाब देने के लिए स्पार्टन जनरल बेरासाइड्स ने एथेंस के इम्पोर्टेंट कॉलोनी एम्फीपोलिस पर हमला करके उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। एम्फीपोलिस में कई सारे सिल्वर माइंस थे। एथेंस की कमाई का बहुत बड़ा सोर्स था। एम्फीपोलिस पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने के लिए एथेंस और स्पार्टा के बीच बैटल ऑफ एम्फीपोलिस हुआ। इस युद्ध में स्पार्टन जनरल बेरासाइड्स और एथेंस का लीडर क्लियन दोनों मारे गए। बैटल ऑफ एम्फीपोलिस के बाद 421 बीसी में एथेंस और स्पार्टा दोनों ही शांति समझौते के लिए तैयार हो गए। दोनों पक्षों के बीच पीस ऑफ निसियस साइन किया गया और इसी के
साथ 10 सालों तक चलने वाला पेलोपोनेशियन वॉर का पहला फेज आर्चिडेमियन वॉर खत्म हो गया। 6 सालों तक तो दोनों तरफ शांति रही, लेकिन एथेंस के मन में बदले की भावना चलती रही। स्पार्टा की मजबूत सेना के सामने ये लोग उस पर सीधा हमला नहीं कर सकते थे, इसलिए एथेंस के लीडर एल्सिबाइडिस ने सिसिली के शहर सिरक्यूस पर हमला करके उसे अपने कब्जे में लेने का इरादा बनाया। आगे चलकर उसका इरादा पूरे सिसिली को भी अपने कब्जे में लेने का था, ताकि उसे स्पार्टा के मुकाबले ज्यादा ताकत मिल जाए और वहां से वो स्पार्टा तक भी आसानी से पहुंच सके। इस महत्वाकांक्षी इरादे को लेकर एल्सिबाइडिस और एक बड़ी सेना लेकर सिरक्यूस पर हमले के लिए निकल पड़ा। सिरक्यूस पहुंचकर वहां एथेंस की सेना और स्थानीय सेना के बीच कई युद्ध हुए। युद्ध में अपनी सेना को कमजोर होता देखकर एल्सिबाइडिस सेना छोड़कर भाग गया। उसके जाने के बाद निसियस एथेंस की सेना का नया लीडर बना। एल्सिबाइडिस के मुकाबले वो चीजों को प्रैक्टिकल वे में देखता था। उसे पता था कि यहाँ युद्ध करके जीत हासिल नहीं की जा सकती, इसीलिए लगभग 1 सालों तक वो हमले को टालता रहा। इसी बीच सिरक्यूस को स्पार्टा से मदद मांगने का वक्त मिल गया। स्पार्टा ने एथेंस के खिलाफ सिरक्यूस की मदद करने के लिए चिलिपस के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। चिलिपस के आने के बाद स्पार्टा और एथेंस की सेना के बीच कई लड़ाइयां हुई, जिसमें हर बार एथेंस को हार का सामना करना पड़ा। बार बार हार मिलने के बाद निसियस और उसकी सेना ने एथेंस वापस जाने का फैसला किया, लेकिन वापस जाने से पहले ही चंद्र ग्रहण लग गया। निसियस बहुत बड़ा अंधविश्वासी था। चंद्र ग्रहण को अशुभ मानते हुए उसने अपनी वापसी 27 दिनों के लिए टाल दी। उसका ये फैसला एथेंस के लिए घातक साबित हुआ। स्पार्टा और सिरक्यूस की आर्मी ने मिलकर बड़ी बेरहमी से हमला करते हुए एथेंस की सेना को हरा दिया। निसियस अपने बचे कुचे लोगों के साथ वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन सिरक्यूस की सेना ने उन सभी को पकड़कर या तो जान से मार दिया या फिर गुलाम बना लिया। सिरक्यूस से एथेंस का एक भी सैनिक वापस एथेंस लौटकर नहीं जा सका और ये पेलोपोनेशियन का सेकंड फेज था। सिरक्यूस में हुए नुकसान से एथेंस की इकोनॉमी को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। सेना कमजोर हो चुकी थी। सिल्वर सप्लाईज पहले से ही बाधित हो चुका था। ज्यादातर एलायंस ने साथ छोड़ दिया था। इस बदहाली में एथेंस के पास जो बचे हुए एलायंस थे, उसने उसी से ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, जिस वजह से एथेंस और उसके एलायंस के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया। अब एथेंस के पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो स्पार्टा के सामने हथियार डाल दे या फिर अपनी बची हुई ताकत के साथ एक और युद्ध करे। एथेंस ने एक और युद्ध का फैसला किया। एथेंस को अपनी ताकत वापस हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता सिसिली पर नियंत्रण हासिल करना था, इसलिए उसने लगभग 5000 सैनिकों को सिसिली के युद्ध के लिए भेजा। लेकिन सिसिली में पेलोपोनेशियन लीग के सैनिक पहले से ही युद्ध के लिए तैयार बैठे थे और अब तो उन्होंने अपनी नेवी भी तैयार कर ली थी। तो इस युद्ध में भी एथेंस को करारी हार झेलनी पड़ी। अब एथेंस का खजाना लगभग खाली हो चुका था और उसकी सेना भी पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। कमजोर होने के बावजूद स्पार्टा और एथेंस के बीच कई और छोटे बड़े युद्ध हुए और फिर वो समय आ गया जब एथेंस किसी भी युद्ध के लायक नहीं बचा। इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए लाइसेंडर के नेतृत्व में एक स्पार्टन आर्मी एथेंस गई और वहां उन्होंने एथेंस के अनाज के गोदामों की घेराबंदी कर ली। पूरे एथेंस में भूखमरी की नौबत आ गई, जिसके बाद 404 बीसी में एथेंस ने पेलोपोनेशियन लीग के सामने सरेंडर कर दिया। इसी के साथ 431 बीसी से चला आ रहा पेलोपोनेशियन वॉर एथेंस की बर्बादी के साथ 440 बीसी में खत्म हो गया। लेकिन एथेंस का इतिहास यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके आगे और भी बहुत कहानी बाकी है, जो अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर से बताएं। हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।